हाँ जी भाई, सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं बच्चे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग वालों को गुड मॉर्निंग, है ना। इवनिंग तो जीवन में आना ही नहीं चाहिए। इस इवनिंग वाले मुद्दे को लाइफ से ही निकाल दो भाई। हाँ, चलेगा। स्टार्टिंग के 2 मिनट हैं, किसी को कोई डाउट है तो बच्चे, दोबारा बैच लिया है, बहुत अच्छी बात है। किसी का कुछ डाउट है तो अभी स्टार्टिंग में ही पूछ लो, बीच में फिर डिस्टर्ब नहीं करना है। फटाफट बता दो। राम राम भाई, राम राम सभी को। सुरेश, मनीष, अजय, सोनम, अजय, गजराज, खतरनाक नाम है। राम राम भाई, राम राम। चलो, किसी का कुछ डाउट है यदि तो अभी स्टार्टिंग की 5 मिनट में ही आप पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। सर ये बता दो, हम लोग करंट अफेयर कैसे पढ़े? एक बच्चे का कल भी कमेंट आ रहा था, देवी तालाब मंदिर कहाँ है? अंकिता, अंकिता पानीपत में है बच्चे, पानीपत में है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहाँ हुआ था? सीख पाथरी का वो पानीपत। ये सारी चीजें कराऊंगा, और देवी तालाब मंदिर पूछ ले तो भी पानीपत में है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और करंट अफेयर कहाँ से करें? करंट अफेयर जब मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया ना कि करंट अफेयर की क्लासेस आपको दी जाएंगी, तो बेटे हिस्ट्री खत्म होने के बाद कहोगे तो करंट अफेयर ही शुरू कर दूंगा, नहीं तो पॉलिटी करके लास्ट में करंट अफेयर कर लेंगे। रीजनिंग की क्लासेस नो कमेंट भाई। रीजनिंग का हरियाणा जीके का बैच है। वो अलग अलग नाम रखे गए थे शुरू में। शिक्षा जैसे आप बोल रहे हो तो वही नाम था, बाद में वो देवी मंदिर हो गया है ना। मंदिर वो वही है। चलो स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था? शायद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमने करा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, यहां तक कहानी हमने करी थी लास्ट क्लास में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। ये डन है, ये हो चुकी है। पहली लड़ाई कब थी? 21 अप्रैल 1526। दूसरी लड़ाई कब थी? 5 नवंबर 1556। और तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761। चलेगा, अभी ध्यान दीजिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मिस्टर जॉर्ज थॉमस का आगमन होता है। जॉर्ज थॉमस। और बच्चे एक क्वेश्चन आता है कि जहाज की कोठी कहां है? जहाज की कोठी हरियाणा में कहां है? जहाज की कोठी हरियाणा में कहां पे है बेटे? बता दो, इसका सही आंसर क्या होगा? जहाज की कोठी हरियाणा में कहां है? अब ये जहाज क्या है, कुछ लोग यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। जहाज की कोठी, भाई जहाज कुछ नहीं है, ये जॉर्ज ही है। हरियाणा के गांव देहात में, हिसार में है, बिल्कुल सही। झज्जर में नहीं है सोनू जांगड़ा, हिसार में है। हरियाणा के गांव देहात की यदि मैं बात करूं तो भाई नाम एग्जैक्टली तो लिया नहीं जाता। जैसे भी गांव में गया हुआ था तो एक भाई था, मैंने कहा हाँ भाई नई गाड़ी ले ली, अच्छा पैसा हो रहा है अब तो। बोला नहीं, बोला वो तो अड़संड मेंटेन करके रखना होता है। थोड़ा वकील हूं ना, तो मैंने अड़संड क्या होता है फिर समझ में आया, वो स्टैंडर्ड को कह रहा था। तो मतलब गांव वालों की प्रोनाउंसिएशन जैसे उन्हें सहूलियत लगती है ना, वैसे ही नाम रख देते हैं। सतवीर का हो गया सत्तू, है ना। वीरू साहस्त्र बुद्धि का हो गया वायरस। हाँ, चलो अच्छी बात है। तो भाई जॉर्ज को हरियाणा के गांव देहात के लोग क्या कहते थे? जहाज कहते थे। और जहाज की कोठी कोठी कहाँ पे है? तो बिल्कुल सही है, हिसार आप मार्क करोगे। जहाज की कोठी थी। फिर कुछ एरिया में यहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर बन गया था। और ये जॉर्ज थॉमस कब आया, कहाँ आया? हमें लगता है कि ये एक अंग्रेज था। नहीं, ये बेटे आयरलैंड से आया था। ही वॉज एन आयरिश, आयरलैंड से आया हुआ व्यक्ति था। 1782 में भारत में इसका आगमन हुआ। 1782 में भारत में इसका आगमन हुआ। भारत में
आगमन हुआ यानी भारत में ही आया 1782 में। कहां पे आया था? चेन्नई के तट पे पानी के रास्ते आया था ये। भारत में चेन्नई में आया था सबसे पहले 1782। फिर भाई इसे यहां आके इसने सुना था भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन उस सोने पे तो सभी शासकों ने, मुगल शासकों ने और अंग्रेजों ने फिर बाद में कब्जा कर रखा था। तो अब मुझे क्या मिले? इसको कोई काम नहीं मिला। तो बेटे याद रखना 1782 से 85 तक ये क्या बन गया? ये डाकू बन गया। 3 साल तक इसने खूब आते जाते सरकारी खजाने को या अंग्रेजों के खजाने को लूटना या फिर आम व्यक्तियों से लूटपाट करना। तो ये डाकू की तरह मतलब डाकू था या कह सकते हो इसको लुटेरा था। लुटेरा था। और जो व्यक्ति इस काम में आ जाता है ना बेटे, उसका डर खुल जाता है। लेकिन इसका कुछ ज्यादा ही खुल गया था। इसको लगा कि मैं इतना मतलब भयानक बंदा हूं कि मुझसे लोहा लेना किसी के बस की बात नहीं। वन मैन आर्मी समझता था अपने आप को, ये स्टील बॉडी है ना। तो फिर ये 1786 में जाता है एक निजाम के पास, हैदराबाद के निजाम के पास चला गया। बोला मैं ऐसे ऐसे हूं, उसके टच में आया। तो हैदराबाद के निजाम ने, है ना, हैदराबाद के निजाम ने, या हैदराबाद के निजाम के पास लिख लेना, तोपची की नौकरी करी। तोपची की नौकरी करी। 1786 की बात है ये, 1786 की बात है। जॉर्ज थॉमस निजाम को जाके बोला तुम्हारे पास सबसे डेयरिंग काम जो है ना वो मुझे दे दो। बोले ये तोप है, ये सभी के बस की बात नहीं, चलाना तो ये चलाओ। कुछ दिनों तक इसने तोप चला ली। उसके बाद लगा कि नहीं, ये भी एक बोरिंग काम हो गया है ना, ये इसे लाइफ में किक चाहिए था और किक इसे मिलती रहेगी। 1787 में ये बेटे जैसे ही इसे एहसास हुआ कि भारत में इस लाइन में, देखो अब मैंने लाइन चेंज करी है, मैं बीटेक था, उसके बाद जॉब करी HCL में और उसके बाद टीचिंग में आ गया। अब इसने भी लाइन चेंज करी, कहाँ ये डाकू था, अब जो राजा महाराजा था उनकी सेना में भर्ती हो गया। तो इसे लगा कि अब यहाँ पे कौन सी कंपनी में स्विच मारो जो मेरा बेहतर प्रमोशन हो जाए। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा है तो वो कोशिश करेगा पुणे या बेंगलोर में चला जाऊं, तो वहां पे आसानी से काफी सारी MNCs हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलेटेड, तो मुझे वहां आसानी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसी प्रकार उत्तर भारत जो है ना, उत्तर भारत उस समय में भारत का मेन गढ़ होता था। उत्तर भारत 1787 में उत्तर भारत आ गया, या कह लो दूसरे शब्दों में दिल्ली आ गया। उत्तर भारत आ गया या दिल्ली आ गया। और बच्चे याद रखना 1787 में दिल्ली और गुरुग्राम का जो एरिया था ना, 1787-88 के आसपास, ये जो दिल्ली गुरुग्राम का एरिया था ये किसके अंडर था? दिल्ली या फिर कह लो गुरुग्राम का एरिया ये किसके अंडर था? समरू बेगम के अंडर था। समरू बेगम के अंडर था, है ना। और बेटे पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे हार तो चुके थे, लेकिन मैंने आपको बताया था अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया था, लेकिन शासन मराठों के ही हाथ में था। वो तो 1803 में गांव सुरजी अंजन की संधि के तहत अंग्रेजों को बेचेंगे मराठे, है ना। तो समरू बेगम ये मराठों के अंडर थी, मेरी बात को समझना, ये मराठों के अंडर शासन कर रही थी। मराठों के अंडर शासन कर रही थी। मराठों के अंडर होने का मतलब क्या है भाई? था तो इसका खुद का शासन, लेकिन मराठे बाहरी ताकतों से इसको संरक्षण देंगे और बदले में आप सभी से रिक्वेस्ट है, अब कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, EWS है या जो भी है, इधर उधर के क्वेश्चन शुरू में लास्ट में पूछा करो। जब मैं डेप्थ में एक टॉपिक में घुस जाता ना, बीच में ये कमेंट्स आते हैं तो मन करता है ब्लॉक करवा दूं। उसका कारण समझना कि अब जो जेन्युइन यहाँ पे इस टॉपिक में डाउट है वो भी रह जाते हैं बच्चों के, है ना। तो आप समझदार हो बेटे। आपसे यदि पूछा जाए ना कि हाँ आपका किसान आंदोलन या कोरोना के प्रति क्या विचार है, और आप बदले में बोलो नहीं प्याज तो काफी महंगा हो गया है, क्या ये उचित लगती है बात? समझदार हो, एक क्या गुंडा बनेगा रे तू, है। ये समरू बेगम जो है ये मराठों को टैक्स पे करती थी। मैंने आपको बताया था 1754 15 अक्टूबर 1754 को आलमगीर द्वितीय ने मराठों को कुरुक्षेत्र दिया था।
धीरे धीरे पूरे हरियाणा में मराठे फैल चुके थे। चलिए, माफी चाहूंगा, माइक ऑफ करा था बेटे, एक बहुत अर्जेंट कुछ कॉल आ गया था, इसलिए वॉइस प्रॉब्लम, आवाज नहीं। जीजीएन क्या है, गुरुग्राम है क्या? बिल्कुल बेटे, जीजीएन गुरुग्राम है, आज के दिन भी जीजीएन गुरुग्राम है, एब्रीवेशन यूज्ड फॉर गुरुग्राम, संदीप, है ना। तो समरू बेगम के पास आ गए ये दिल्ली 1787 में, और मराठे जो हैं इस सारे हरियाणा की देखरेख करते थे, और दिल्ली भी यहीं पे उस समय कहानी मिली जुली थी, यानी उत्तर भारत पे मराठों का शासन था। अब मराठे क्या कहते हैं, देखो ये काफी अच्छा कार्य कर रहा था, ये बहुत बढ़िया कार्य कर रहा था, तो मराठे कहते हैं इसको ना 5-7 गांवों का, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि भाई इतना बढ़िया व्यक्ति भी आ गया है, इसके समरू बेगम की सेना का प्रमुख था ये, तो बेटे समरू बेगम की सेना का प्रमुख था ये, समरू बेगम की सेना का प्रमुख था। और जैसे ही मराठों को पता लगता है कि इतना भयानक बंदा भी आया हुआ है, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, समरू बेगम को कह के 5-7 गांव दिलवा देते, समरू बेगम को कह के 5-7 गांव दिलवा देते हैं। किसको दिलवा देते हैं? जॉर्ज थॉमस को। ये जो है जॉर्ज थॉमस को देखना चाहते थे मराठे, जो हैं जॉर्ज थॉमस को परखना चाहते थे। ये कहता था कि मुझ में शासन करने की क्षमता है। एक चीज समझ रहे हो, मेरा एक सीनियर है और उसका भी एक सीनियर है ना, तो मैं अपने सीनियर को हटा के और डायरेक्टली ऊपर कोशिश करूंगा कि कहानी जान पहचान बन जाए, है ना। अब ये जो है डायरेक्टली मराठों को कहता था जॉर्ज थॉमस
कि आप एक काम करो, मुझे शासन दो और मुझ में वो क्षमता है कि मैं शासन चला पाऊं। इसको परिणाम स्वरूप झज्जर और गुरुग्राम के 5-7 गांव मिल जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से, कह लो कि समरू बेगम से बेहतर तरीके से, समरू बेगम से ज्यादा बेहतर तरीके से ये अपना शासन वहां पे चला पाता है। और परिणाम स्वरूप सहारनपुर या यूपी में, सहारनपुर कहां पे है, उत्तर प्रदेश में, यहां पे हो जाता है विद्रोह। ये कुछ एरिया भी मराठों के अंडर था। और अब क्या करते हैं, समरू बेगम की सेना को ना भेज के मराठे डायरेक्टली जॉर्ज थॉमस को यहां पे भेज देते हैं। समरू बेगम की सेना को ना भेज के डायरेक्टली जॉर्ज थॉमस को ही भेज दिया जाता है। बेटे कमेंट कर दो एक बार, ऑडियो ओके है? कमेंट करिए प्लीज, ऑडियो ओके है? चलो, चलिए। तो जैसे ही मराठे इसको यहां पे भेजते हैं, ये मतलब अच्छे लेवल पे विद्रोह हो गया था। और मतलब मराठे नहीं मान के चल रहे थे, पर बार बार कहने पे ओके ओके चलो अच्छी बात है, बार बार कहने पे मराठों ने जॉर्ज थॉमस को यहां भेजा और सहारनपुर विद्रोह को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से काबू में कर लिया। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। अब जॉर्ज थॉमस को एक मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जॉर्ज थॉमस को लगने लग गया, मराठों की एक आदत थी, हरियाणा में एक तरफ मतलब राजपूत हैं, उस साइड कैथल साइड, उनको अपना शासन करने दो, है ना। सिख हैं, उनको अपना सिस्टम चलाने दो, भाई हल्का हल्का टैक्स देते रहो, बदले में हम संरक्षण देंगे। वो इंटरफेरेंस नहीं करते थे। लेकिन इस व्यक्ति को एक समस्या, एक दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया सहारनपुर विद्रोह को शांत कराने के बाद, कि यार जब समरू बेगम को काट के डायरेक्टली मराठों से संपर्क करा, अब मराठों ने इतने बड़े विद्रोह को शांत करने के लिए मुझे भेजा, और मैंने, सहारनपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में है बेटे दीपक, और मैंने इजीली इस विद्रोह को भी शांत करा लिया। तो अब मुझे ये बताओ कि ये मराठे भी क्या चीज है भाई, खुद नहीं आ पाए या खुद नहीं कर पाए, मुझे भेजा और मैंने कराया। अब क्यों ना मराठों को भी हटा के अपना ही शासन करा जाए। तो हरियाणा में यदि बात करें, हरियाणा में यह सवाल बार बार पूछा जाता है, यह सवाल बार बार पूछा जाता है, हरियाणा में जॉर्ज थॉमस, जीटी का मतलब है बेटे जॉर्ज थॉमस, हरियाणा में जॉर्ज थॉमस कब आया? तो सच्चाई तो, वास्तविकता तो यह है कि वो 1787 में आ चुका था नौकरी करने, है ना। लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट शासक सहारनपुर से वापस लौटा जब वो, तो उसको यही था, हरियाणा में देखो किसी भी चीज के लिए फाइनेंस की भी काफी आवश्यकता होती है बेटे, तो उसको यही था कि सबसे पहले मुझे अपना खजाना भरना है, अपनी एक सेना जो है मेरे पास उसको सशक्त करना है। तो इसने हरियाणा के एक कोने से लूटपाट करनी शुरू करी, और ये लूटपाट के कारण ही, और काफी मारकाट भी मचाई, जो साथ हुआ उसको साथ ले लिया, जो अगेंस्ट हुआ उसको एक तरफ कर दिया। इसका रूट क्या रहा है? इसका रूट भी बच्चे याद रखना, फतेहाबाद, सिरसा, सॉरी फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, रोहतक, रोहतक से आया बेटे सोनीपत, SNPT का मतलब है सोनीपत, और फिर बचे सोनीपत से बहादुरगढ़ यानी झज्जर, सोनीपत से बहादुरगढ़ आया है, और बेसिकली झज्जर में, बेरी में आखिर में इसने अपना शासन बसाया था। जॉर्ज थॉमस का रूट क्या रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। हरियाणा में सबसे पहले फतेहाबाद, फिर हिसार, एरो बना देता हूं, एरो बना देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। हिसार से रोहतक, रोहतक से सोनीपत, सोनीपत से बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ भी वहीं पड़ता है, और बेरी भी कहां पे? झज्जर में। तो बेरी में आखिर में या झज्जर में कह सकते हो। अरे भाई, ये वो रूट है, मेरी बात को समझ, कह रहा है कि
यूपी से डायरेक्ट फतेहाबाद में एंट्री कैसे? यूपी से डायरेक्ट फतेहाबाद में एंट्री कैसे? सर आपने बाबर वाले में हसन खान मेवाती के बारे में नहीं बताया, बता देता हूं बेटे। और बोलो, और कोई डाउट है वो भी बता देता हूं, है ना। एक मैं कल याद कर रहा था, 2 बार जिक्र छेड़ के भी अकबर के समकालीन कवि रह गए हैं, उनके बारे में भी बता देता हूं। फिलहाल यहां ध्यान देना। अगर पूछे कि अगर पूछे कि ये हरियाणा में कब आया, तो 1787 में आया। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछे कि जॉर्ज थॉमस हरियाणा में कब आया, तो आपको 1798 मार्क करना है। जॉर्ज थॉमस हरियाणा में कब आया, तो आपको 1798 मार्क करना है। इसका कारण क्या है, ध्यान से सुनो। हरियाणा में कब आया, यही क्वेश्चन आ गया है। इतनी देर में एक क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा में ये कब आया। 1787 में आया था, एक्चुअलिटी तो ये है, लेकिन आपको मार्क करना है 1798। उसका कारण क्या है? 87 से 98 तक का पीरियड तो इसका काउंट करा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसी के अंडर काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली कब आया है और कब, कहां से कहां तक इसने लूटपाट मचाई है। इंडिपेंडेंटली कब आया है और कहां से कहां तक इसने लूटपाट मचाई है, वो चीज आपको याद रखनी है। इंडिपेंडेंटली यानी किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, तो 1798 में आया है बेटे। ये क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक उसी प्रकार यूपी से चले तो इस तरफ से जाना पड़ेगा, फतेहाबाद तो इधर है। अरे भाई, ये लूटपाट का रूट है इसका। ये आराम से शांति से फतेहाबाद पहुंचा और यहां से लूटपाट शुरू करी इसने, और फिर इस तरफ निकला है। मेरी बात को समझो कि ये लूटपाट वाला रूट है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से घुसाई फतेहाबाद में उड़ के, नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया है? यहां तक समझ में आया है? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो बता दो ओके है। इसी का और पार्ट अभी बचा हुआ है, अभी आपको बता देता हूं। जब समरू बेगम के बारे में पूछ लिया, सत्रह सौ सतानवे बताते हैं बेटे। जो इसकी लूटपाट शुरू हुई ना, वो 1797 में शुरू हुई। ऐसा तो है नहीं कि आधे घंटे में वो फतेहाबाद से लूटपाट करके और बेरी में जाके बस भी गया। आप सभी समझ सकते हो, 1797 में ही सहारनपुर विद्रोह खत्म हुआ था। 1797 में ही सहारनपुर विद्रोह खत्म हुआ था। हांसी को कैपिटल बनाया था 1797 में। करण ओके है, डन है बेटे। हांसी को उस समय तक कैपिटल बनाया था जब तक उसे इस एरिया को कैप्चर करना था और लूटना था। सिर्फ उसी समय कैपिटल बनवाया था। अब ध्यान देना, जब वो बेरी में अपना फाइनल डेरा डाला है उसकी बात बता रहा हूं, क्योंकि बेरी के युद्ध भी हुए हैं, बेरी की लड़ाइयां भी हुई है। वो स्टोरी अभी बताने जा रहा था, पहले ही आप लोगों ने टोक दिया है। समरू बेगम एक शासिका थी जो कि मराठों के अंडर शासन करती थी। और इस बार जो ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हुआ है, ग्राम सचिव वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि समरू बेगम का महल कहां पे। समरू बेगम का महल कहां पे है, उसका उत्तर था बच्चे गुरुग्राम। याद रखना, समरू बेगम का महल कहां पे है, गुरुग्राम में है। और कुछ एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करने हैं अभी मुझे, बट आप लोग थोड़ा समय तो दो, एक बार कंप्लीट होने दो, तभी तो समझ पाओगे स्टोरी। ग्राम सचिव में नहीं, एस्टेट में आया था। अच्छा, एस्टेट वाले में आया था क्या? चलो, एस्टेट में भी आया है तो भी कोई इशू नहीं है भाई। मतलब उसी फेज में आया था, इतना ध्यान है मुझे, चलेगा। तो अब 97 में ही लूटपाट शुरू करी। करनाल से क्या संबंध है? करनाल से यही संबंध है बेटे। करनाल को कैप्चर कर लिया था इसने स्टार्टिंग में ही। ये लूटपाट वाले रूट से पहले ही 1797 में जब सहारनपुर से लौटा था, तभी इसने करनाल को कैप्चर कर लिया था। ये संबंध है करनाल से इसका, है ना। मतलब ये कहानी शुरू करी इसने 1797 में। एक प्रकार से जब ये स्टेबल हुआ वो ईयर था 1798। ऐसा नहीं करेंगे वो कि 97 और 98 दोनों ईयर आपको दे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, निश्चिंत रहना। चलिएगा,
अब इसके बाद बेटे एक कहानी है, समझना। एक व्यक्ति था पेरो, पेरो फ्रांसीसी, पेरो फ्रांसीसी। अब ये फ्रांसीसी था तो समझ गए हो कि पेरो जो है वो फ्रांस का था, है ना। इसका एक मित्र था, पेरो फ्रांसीसी का ही एक मित्र था, उसका नाम था बेटे बोगेन, बोगेन था। इधर मैं लिख रहा हूं जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। इस स्टोरी को भी अभी समझ लेना। दो जो लड़ाइयां हुई है ना बेरी की, वो कैसे क्या कहानी रही है वो आपको बता रहा हूं। जॉर्ज थॉमस के अत्याचारों से लोकल जो है सिख वो परेशान थे, जो सिख थे वो परेशान थे। और जॉर्ज थॉमस और सिखों का 36 का आंकड़ा था। ओके है। पेरो फ्रांसीसी कौन था, कहां से इसकी कहानी आई है। पेरो फ्रांसीसी को लगा, देखो आपको पता है फ्रांसीसी भी थे भारत में, आयरिश भी आए हैं, डच भी आए हैं, है ना। वो पेरो को लगा कि इनको एक लीडर की आवश्यकता है सिखों को, और मैं इनका साथ देता हूं। तो पेरो फ्रांसीसी ने सिखों का साथ दिया जॉर्ज थॉमस के खिलाफ, है ना। इनकी आपस में लड़ाई होती है 1800, 1800 में ही होती है, 1798 99 में होती है बेटे, है ना। बोरकिन लुई है क्या सर? बोरकिन लुई तो मैंने नाम नहीं सुना, मैंने तो बोगेन ही सुना है। ऐसा हो सकता है इसका मतलब ऐसा कुछ स्पेल हो, बोरकेन, ये हो सकता है ऐसा कुछ स्पेल हो, क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ा था ये बोगेन ही लिखा हुआ था बेटा, बोगेन ही लिखा हुआ था। ये कौन था? ये पेरो फ्रांसीसी का दोस्त था। और इसकी जो कमांड थी ना बोगेन की, वो मतलब पेरो फ्रांसीसी की सेना पे भी ठीक ठाक थी, और बोगेन के पास अपने भी ठीक ठाक बंदे थे। कहने का अर्थ ये है बोगेन शक्तिशाली था, पेरो फ्रांसीसी शक्तिशाली था बोगेन की वजह से। अब इस युद्ध में होता क्या है बेटे, ये युद्ध होता है तो बोगेन क्या करता है, जॉर्ज थॉमस से जाके मिल गया, जॉर्ज थॉमस से जाके मिल गया। ये लोग एक कैलकुलेशन लगा के चले थे कि अगर हम लोग इस सेना के साथ, क्योंकि जॉर्ज का सारा सिस्टम दिख रहा था आगे, इस सेना के साथ साथ अगर हम जॉर्ज पे अटैक करें तो इजीली उसको कैप्चर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही बोगेन गायब हुआ, और मैंने बताया कि बोगेन की वजह से ये शक्तिशाली था, अब ये उधर जाके मिल गया तो कहानी उल्टी पड़ गई और जॉर्ज थॉमस यहां जीत गया। लेकिन पेरो फ्रांसीसी, इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। उसका कारण ये था कि भाई मैं आया था तुम्हारा लीडर बन के और मेरी वजह से अब हार गए, क्योंकि इसी का दोस्त था ये। तो बेटे इस वजह से जॉर्ज थॉमस हार गया। लेकिन 1801 में फिर से बेरी में युद्ध होता है, 1801 में फिर से बोगेन जो है जॉर्ज थॉमस को छोड़ के, बोगेन जो है यहां लिख देता हूं 1801 में, ये बेरी में ही हुआ है ये भी। अब वो जॉर्ज थॉमस ने इतना अंदाजा नहीं लगाया, जो अपने दोस्त को धोखा दे सकता है वो मुझे भी दे सकता है। तो जॉर्ज थॉमस को छोड़ के ये वापस जाके सिखों के साथ मिल गया, वापस सिखों के साथ मिल गया बोगेन, जिसकी वजह से इस बार सिखों की जीत हो गई और जॉर्ज थॉमस यहां पे हार गया, लेकिन मारा नहीं गया था। मृत्यु जो हुई है जॉर्ज थॉमस की वो 1802 में इसकी मृत्यु हुई है। ये कहानी थी बच्चे जॉर्ज थॉमस की, हरियाणा के अंदर। पहली लड़ाई 98 में ही हो सकती है बेटे, नहीं, पहली 98 में हो सकती है, 1798, क्योंकि जब ये आके सेटल हुआ था ना तुरंत ही ये कहानी हो गई थी, जो ये फर्स्ट लड़ाई है। 98 ईयर लिख लेना इसको, 98 या 99 की बात है, मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा, है ना। जहां तक मुझे लगता है 98, क्योंकि जस्ट आके सेटल हुआ था तभी ये युद्ध हो गया था। ओके है यहां तक? जॉर्ज थॉमस के बारे में ओके है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ओके है, परफेक्ट है। चलो।
चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हुए अ, दो एक चीजें जो पहले वाली मैं कह रहा था वो डिस्कस करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन बार बार डिस्कस हो चुका है, इसको बीच में हम लिख लेते हैं। अकबर के समकालीन कौन थे? अकबर के समकालीन कौन थे? है ना, ये दो, ये बार बार वर्बली बता के लिखवाया नहीं है, एक बार अच्छे से लिखवा भी देता हूं। दूसरा, दूसरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अ, एक भाई हसन खान मेवाती के बारे में पूछ रहा था अभी। हसन खान मेवाती, ये क्वेश्चन भी अभी बता देता हूं। अकबर के समकालीन कवि सूरदास से थे। वर्बली आपको सारी चीजें बता चुका हूं। जिनकी रचना सूरसागर काफी फेमस है, याद रखना, ये आपसे पूछ भी सकता है। सूरदास का जो जन्म है वो फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ। सिही गांव कहां पे है? फरीदाबाद में है बेटे। सिही गांव फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ। बच्चे याद रखना, जहां पे आज के दिन फरीदाबाद का सेक्टर 7 बसा हुआ है, वहां पे सिही गांव था और वहां पे जन्म हुआ था सूरदास का। अकबर के समकालीन कवि थे ये। गुरु का नाम पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। सूरदास के गुरु का नाम याद रखना, गुरु वल्लभाचार्य। गुरु वल्लभाचार्य जी को ये अपना गुरु मानते थे। वैसे हरिदास जी को भी मानते थे। सच्चाई ये है, हरिदास को भी इन्होंने गुरु का दर्जा दिया था, लेकिन पहली प्रायोरिटी वल्लभाचार्य रहेगी, क्योंकि वल्लभाचार्य जी के साथ काफी एक गहरा रिश्ता रहा है। वल्लभाचार्य ने जी ने लगातार अपने जीवन काल में कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं इन्हें, है ना। कई ट्रस्टों की और कई मंदिरों की देखरेख आपको ही मतलब अपनी काफी जिम्मेदारियां सूरदास जी को ही सौंप दी थी। यूपी साइड की बात है ये सारी, गौघाट की। तो सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। फरीदाबाद के सिही गांव में इनका जन्म हुआ, है ना। ये कहानी थी सूरदास जी की। और बात करें हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती बेटे किसका समकालीन था ये तो छोड़ो, इनकी ये जो फैमिली थी उन्होंने करीब करीब 200 साल तक मेवात पे, ये नाम भी आपको दिख रहा होगा, हसन खान मेवाती। मेवात पे करीब करीब इनकी फैमिली ने 200 साल तक शासन करा है। 200 साल तक शासन करा है। ये थे बच्चे मुस्लिम राजपूत थे। हसन खान मेवाती की बात करूं तो मुस्लिम राजपूत थे और इनकी फैमिली ने काफी लंबे समय तक मेवात पे शासन करा है। हाँ, बाबर के समय में एक्टिव हुए थे, क्योंकि बाबर से लोहा लेने वाले हरियाणा में दो ही व्यक्ति थे। दो व्यक्ति थे, एक के बारे में तो बता चुका हूं आपको, एक थे मोहन सिंह मंडार, आपको बताया था। लेकिन मोहन सिंह मंडार से तो बाद में टकराए थे बाबर। पहले व्यक्ति ये तो 1500 आपको बताया था 29 में हुआ था मंडार राजपूतों का विद्रोह। लेकिन इनसे पहले 1527 में ही, 26 और 27, वैसे 27 ही मैं कहूंगा, 26 में ऐलान कर दिया था और 27 में प्रॉपरली हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती 1527 में बाबर के खिलाफ पहले व्यक्ति थे हरियाणा में लोहा लेने वाले। ये हार गए थे, लेकिन इन्होंने वीरता की मिसाल जो है रखी थी, है ना। अरे निश्चिंत रहो। पता है आप एक मैच खेलते हो ना, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच खेलते हो, इसको फ्लाइट मोड पे ही कर देता हूँ बच्चे, सॉरी, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। आप कोई क्रिकेट मैच खेलते हो ना, मान लो 20 ओवर का खेल है,
6 ओवर पावर प्ले का अच्छा यूज करना है, 6 से 12 या कह लो 14 ओवर तक सिंगल डबल अच्छे निकालने हैं। अगर विकेट नहीं गिरा तो ये 12 से 14 के फेज में अटैक करना है ना, और एंड में तो अटैक करना ही है। 1829, 1529 है बेटे, 1800 नहीं। 1529 में मोहन सिंह मंडार बाबर के खिलाफ टकराए थे, बाबर से टकराए थे, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं इस शुरू के 6 ओवर में आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हो और दूसरे बैट्समैन को जाके बोलते रहो कि भाई बाद में हमें ना मतलब सिंगल डबल भी खेलने हैं। अरे बाद का क्या फोकस करना, फिलहाल जो चल रहा है उस पर फोकस करो। हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री में डूबे रहो। करंट अफेयर बचा हुआ है सर, अरे मुझे भी पता है बचा हुआ है? पढ़ाने के बाद आज 5 मिनट दे देना जरूर, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए, हसन खान मेवाती से रिलेटेड एक बात और लिखना चाहो तो आपको बता देता हूं। हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज है भाई, मेवात में हरियाणा में मेडिकल कॉलेज है। इनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बनवाया गया 2012 में। कब बना ये? 2012 में बना है, मेवात में ही बना है। मेवात एक काफी पिछड़ा हुआ एरिया था, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मतलब यहाँ माने जाने वाले, सबसे ज्यादा माने जाने वाले व्यक्ति के नाम पे ही इसका नाम रखा गया, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। चलो, तो ये हसन खान मेवाती जी के बारे में था। इसके बाद जॉर्ज थॉमस हमने करा है बेटे। 1802 में उसकी मृत्यु हो गई। 1803 में देखो, हरियाणा जो है मराठों के अंडर था। जॉर्ज थॉमस के बगावत करने से काफी हद तक कहानी उनसे निकलती गई थी। अब उन्हें यह लगा कि नाम नाम का तो हमारा शासन है, क्यों ना हम कम से कम इसको बेच ही दें। अब देखो, एक इंस्टीट्यूट है, मान लो वो चल रहा है XYZ, में किसी का नाम नहीं लूंगा। तो यदि वो ठीक ठाक चल रहा है और उसका डिक्लाइन होना शुरू हो, मतलब उसमें 2000 बच्चे होते थे, वो घट के कहानी 1500 आ गई है, फिर वो 1000 पे आ गई है, फिर 1000 पे आते ही यदि एक ऑनर जो है उसको सेल करने की सोचे ना, तो उसका कुछ कीमत मिल जाएगी कि रनिंग इंस्टीट्यूट है, 1000 बच्चा अभी भी आता है ना। लेकिन जब वो बिल्कुल 200 रह जाएंगे तब बेचोगे तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो मराठों को लगा कि नाम का शासन तो हमारा है, वैसे भी अस्तित्व साफ होगा। 1803 में अंग्रेजों का कहानी जो है ताकतवर होती जा रही थी इस समय पे। तो गांव गांव सूरजी अंजन की संधि के तहत, गांव सूरजी अंजन की संधि के तहत, की संधि के तहत मराठों ने अंग्रेजों को हरियाणा बेच दिया। अंग्रेजों को हरियाणा बेच दिया। लेकिन बेटे ये कोई MNC तो है नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी तो है नहीं, आज बेचा है कल से नया स्टाफ टेक ओवर कर लेगा, नहीं। पूरे हरियाणा को आराम आराम से कैप्चर करना था अंग्रेजों को। तो काफी समय लग गया बेटे। यदि पूछे कि पूरे हरियाणा में अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ, पूरे या कह लो संपूर्ण हरियाणा पे, पूरे या कह लो संपूर्ण HR हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ, अंग्रेजों का कब्जा, अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ, ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बेटे 1809 के आसपास जाके पूरे हरियाणा पे या संपूर्ण हरियाणा पे कब्जा कर पाए थे। 1809 से भी थोड़ा बहुत लेट ही हो गया था, लेकिन 1809 के आसपास जाके संपूर्ण हरियाणा पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। अब अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ भी हरियाणा के लोग जो है, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ भी हरियाणा के लोग थोड़ा सा मतलब असहज महसूस कर रहे थे। दूसरा, उन लोगों को
ये सब जानकारी के स्रोत हैं क्या सर? बेटे स्रोत तो इतिहासकार ही हैं, स्रोत इसी इतिहासकार ही हैं। आप एक चीज सोचो, इतिहासकारों को बात उनके एंसेस्टर्स से पता लगी। एक चीज होती है अभिलेख, आपको मैंने बताया है, अभिलेख होते हैं हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स। कोई भी चीज हो, वो ईंट हो सकती है, पिलर हो सकता है, पत्थर हो सकता है, घड़ा हो सकता है, मूर्तियां, कुछ भी हो सकता है, वो राजा के, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभिलेख आपको कितने मिल सकते हैं, मेरी बात को समझना। इतिहास कितना वाइड है, हिस्ट्री जो है आपको पता है कितनी वाइड है, कितनी सारी बातें, क्या वो सारी बातें अभिलेखों से पता लग सकती हैं हमें? ये कभी भी मुमकिन नहीं है। दूसरा, आपको एक आज एक आपको आज बहुत ही अच्छी बात बताता हूं। मेरा जो मानना है हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जो मानना है ना, हिस्ट्री जो है ना सत्य होती है 90 टू 95%, है ना। बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कल भी एग्जांपल दिया था। आज हमें यह पता है कि कोरोना आया है 2019 में, 20 में और 21 में भी उसने तबाही मचाई है। कल को क्या होगा, मतलब हमारे 5 पीढ़ी बाद ये पता होगा कि 4 पैरों वाला कोरोना आया था, है ना। अब कोरोना वाली बात तो सत्य है, और कब आया था वो भी लगभग सत्य है, पर लगभग सत्य है। इतिहास की, हिस्ट्री की जो टाइमिंग है ना, मैं ये कहता हूं एक काफी लंबे समय तक जाने के बाद इसकी टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं रहती, नहीं रहती, पर फिर भी हमें माननी पड़ती है। क्यों मोस्ट, और मानते किसे हैं, कभी भी सारे इस स्कॉलर्स जो है ना एक ही टाइमिंग नहीं देंगे। आप देखोगे कि 20 अप्रैल 1526 पहली लड़ाई की डेट मिलेगी पानीपत की कहीं कहीं पे, लेकिन बेटे वो माने नहीं जाती। अब कुछ 21 भी कहते हैं, कुछ 20 भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई 20 और 21 ना भी हो, ये भी हो सकता है 20 और 21 भी ना हो, इनमें से कोई भी ना हो। मतलब इसके जो टाइमिंग होती है ना, वो मियरली सेम होती है, आसपास की होती है, पर एग्जैक्ट कभी भी सीक्वेंस या टाइमिंग चीजों का नहीं होता। जैसे इतिहासकारों ने हमें बोल दिया कि ये ऐसे है, और इतिहासकारों का एक अपना समाज है, मेरी बात को समझना। उनके अपने समाज में मान लो ये 10 लोग हैं, है ना, 10 में से 7 लोग एक बात कहते हैं, 2 एक कहते हैं, एक एक बिल्कुल अलग बता रहा है। तो इनमें से बात तो वही मानी जाएगी जो 7 लोग कह रहे हैं। तो इनके समाज में भी या फिर एग्जाम्स में वही बात एक्सेप्ट होती है जो मोस्टली इतिहासकारों ने कह रखी है, और वही एनसीईआरटी में आती है। एग्जाम्स जो है मोस्टली वनडे एग्जाम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं बेटे, आप सभी को पता है। तो बातें, ये चीजें भी वही एक्सेप्ट होती हैं जो कि मोस्टली, मतलब एनसीईआरटी में भी वही चीजें आती हैं जो मोस्टली इतिहासकार कहते हैं। स्रोत यही होते हैं हमारे पास इतिहास के, इतिहासकार जो बता दे वही फाइनल होता है ना। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ लोकल विद्रोह होने लगे। अंग्रेजों के खिलाफ लोकल जगह जगह विद्रोह होने लग गए। 1857 की क्रांति पे हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, पर बेटे लोकल विद्रोह हुए थे। कब कहां पे हुआ था, जैसे लाडवा में अजीत सिंह ने काफी अच्छे लेवल पे, ये 1810 में तो आ गए थे अंग्रेज, 12-13 से लेके 57 तक की बता रहा हूं। पिछला बता भाई अजय, कौन सा कह रहा है?
अजय मुझे नहीं पता, आप बताओ एक बार, पिछले विद्रोह कौन से कह रहे हो? पिछले विद्रोह बताओ, कौन सा विद्रोह रह गया? मेरी जानकारी अधूरी है, कम है, इसको विस्तृत करो। चलो, जींद विद्रोह हुआ था 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में। जींद विद्रोह, रानिया विद्रोह भी मैं यदि बात करूं, और छछरौली विद्रोह भी ये 1818 में हुए थे, है ना। 1818 में जोवित खां जो थे, पहले लिखना जींद विद्रोह, प्रताप सिंह। बेटे नेतृत्व कौन कर रहा था इन विद्रोह का, वो मैं लिख रहा हूं। प्रताप सिंह नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा ठीक है। और भाई, और अच्छा अजय फटाफट से एक बार ये बता दे कि कैथल का विद्रोह कब हुआ था, फटाफट बता दे, एक बार कमेंट कर दे, तेरे कमेंट की वेट में हूं, फिर आगे चलता हूं। कैथल का विद्रोह कब हुआ था? सर बस सुना है, आता नहीं है। चलो अच्छी बात है। बेटे आपको बता देता हूं, कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ था। लास्ट बैच में मैंने डिस्ट्रिक्ट में लिखवाया भी है, राजा गुलाब सिंह और रानी साहिब कौर के नेतृत्व में, है ना। वो आ गया, कमेंट भी आ गया अनूप भाई का। तो बेटे ये अंग्रेज, इसके पहले के विद्रोह कौन से हैं मुझे ये बता, मुझे नहीं समझ में आया। इससे पहले वाले करा दिए हैं, मोहन सिंह मंडार वाला 1529 का तो लिखवा दिया है बेटे, लिखवाया तो है। और कैसे लिखवाऊं? 1857 की क्रांति नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अठारह में रानिया का हुआ था सर। भाई तुम तुम अगर एग्जामिनर बन जाओ ना, तो एचएसएससी को अभी तो महान कमीशन मानते ही हैं, फिर तो मतलब, चलो। चलिए ध्यान दो, जींद विद्रोह हुआ था 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में। इसके बाद मैंने आपको बताया था, आपको 1818 में छछरौली विद्रोह भी हुआ है। छछरौली में कई बार विद्रोह हुए हैं बेटे, याद रखना, लेकिन मुख्य विद्रोह लिखवा रहा हूं। छछरौली में 1818 में जोध सिंह के नेतृत्व में, जोध सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, है ना। इसके बाद हुआ बेटे 1824 में, ये मुख्य है याद रखना, देखो नाम से ही पता लग जाएगा, राजा सूरजमल के नेतृत्व में, राजा सूरजमल के नेतृत्व में किसानों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह काफी जगह हुआ था ये, पर मुख्य जो केंद्र थे इसके, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार भी काफी प्रमुख केंद्र था। किसानों का विद्रोह 1824 आप लिखोगे।
चलो, फिर इसके बाद 24 के बाद हुआ बेटे 35 में, 1835 में बनावली विद्रोह। बनावली विद्रोह गुलाब सिंह के नेतृत्व में, गुलाब सिंह के नेतृत्व में। 1843 में हुआ बेटे कैथल का विद्रोह, 1843 कैथल विद्रोह। रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ कैथल took place in 1843 in the leadership of गुलाब सिंह, गुलाब सिंह एंड रानी कौन थी उस समय, तथा रानी साहिब कौर, रानी साहिब कौर, इन दोनों के नेतृत्व में कैथल का विद्रोह हुआ। 10 मिनट रह गए, प्लीज कंटिन्यू द क्लास। बेटे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सूचित करा ना। और इसके बाद एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लाडवा का विद्रोह, कुरुक्षेत्र के पास है जो लाडवा, 1845 में बेटे लाडवा विद्रोह। राजा अजीत सिंह, राजा अजीत सिंह के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन जो है ना मोस्टली पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार पूछा गया है कि लाडवा का विद्रोह का नेतृत्व किसने करा, राजा अजीत सिंह ने, है ना। ये विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। और इसके बाद 1857 की क्रांति आती है। क्या भूमिका है, कैसे वो क्यों क्रांति हुई और कैसे हुई, नेक्स्ट क्लास में हम एक बार समझेंगे। और वंदना 1529 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो 1528 मिलेगा बेटे आपको, है ना। 1528 आपको मिल जाएगा फिर। ऑप्शन बता दो बाकी। हो सकता है ये मंडार नहीं, मंडार मोहन सिंह मंडार नहीं, वीर मंडार की बात कर रहे हो, तो फिर खिलजी के समय में चला जाएगा। ऑप्शन बताओ, मैं ऑप्शन के हिसाब से ही मार्क कर पाऊंगा। पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, पीडीएफ आज ही अपलोड करा देता हूं अगर अपलोड नहीं हुई है तो। पीडीएफ तो दे रखी है बच्चे, आज ही अपलोड करा दूंगा। चलो, किसी का कुछ डाउट है आज की क्लास में तो पूछो, नहीं तो एक बार रिवाइज करते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो रिवाइज करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस ही तो एमसीक्यू लेके आएगा बेटे शिक्षा। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये एमसीक्यू लेके आएगा। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, पैंतालीस है बेटे अनूप। हिस्ट्री कब कंप्लीट हो जाएगी आपको नहीं दिख रहा, नेक्स्ट क्लास से 1857 की क्रांति शुरू, और फिर यहां से 1966 तक ले जाना है। मुश्किल से मुश्किल यहां से 2 क्लास बची हैं। फिर उसके बाद एक क्लास में कुछ क्वेश्चंस दूंगा और वहां से उठा के बचा हुआ हिस्ट्री का पार्ट सारा करा दूंगा, है ना। रिवाइज करवा दो, सब कुछ क्लियर है सर, ओके है सर। ऐसा हो सकता है छछरौली विद्रोह आप किसी और ईयर में पढ़ो, ऐसा नहीं है कि एक ही छछरौली विद्रोह हुआ या रानिया में एक ही विद्रोह हुआ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पेपर में आए तो ये ईयर मार्क करने हैं, क्योंकि मुख्य जो विद्रोह हुए थे ना उनकी मैं बात कर रहा हूं। चलो, जॉर्ज थॉमस ये कौन था, आयरिश व्यक्ति था। 1782 में भारत में चेन्नई के तट पे आया है। ये 82 से 85 तक एक लुटेरा, एक लुटारा लिखा है एक डाकू था ये, हाँ। छियासी में हैदराबाद के निजाम के पास चला गया, वहां पे तोपची की नौकरी करी। 87 में
उत्तर भारत में आ गया, दिल्ली में आ गया। दिल्ली में उस समय समरू बेगम थी। दिल्ली गुरुग्राम का एरिया था, जो कि मराठों के अधीन अपना शासन चला रही थी, है ना, स्वयं अपना शासन चला रही थी, लेकिन मराठों की अधीनता थी बेटे, टैक्स फिर भी पे करते थे। तो धीरे धीरे ये समरू बेगम की सेना का प्रमुख आदमी बन गया और मराठों से संपर्क साधा। खांडेराव, मराठों में कौन? खांडेराव वो व्यक्ति थे जिन्होंने 5-7 गांव इसे गुरुग्राम और झज्जर के दिलवाए थे बेटे। यहां पे नहीं लिखा ना, गुरुग्राम और झज्जर के 5-7 गांव इन्हें जॉर्ज थॉमस को दिलवा दिया। और यहां पे इसने बखूबी बेटे रानिया का विद्रोह नहीं लिखवाया है। चलो देख लेता हूं, अभी आगे आएगा, कोई बात नहीं, नहीं लिखवाया होगा राहुल, लिखवा दूंगा। तो 5-7 गांव इसे दिए, तो इसने बखूबी शासन चलाया, जिससे मराठे काफी प्रभावित हुए। फिर सहारनपुर में विद्रोह हो गया, तो मराठों ने समरू बेगम की सेना के बजाय जॉर्ज थॉमस को ही बोला कि सहारनपुर जाओ, और बड़ा मुश्किल लग रहा है, पर कोशिश करो इसको शांत कराने की, जिसमें जॉर्ज थॉमस काफी सफल रहा और उसे एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरे को मराठों की भी जरूरत नहीं, हरियाणा पे मैं ही शासन करूंगा। करनाल को उसने कैप्चर करा था 97 में आते हुए, लेकिन ये रूट रहा है, एक जो रूट बनाया ना उसने कि एक तरफ से निकलूंगा दूसरी तरफ जाऊंगा हरियाणा में, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, फिर बहादुरगढ़ और बेरी में आके अंततः ये बसा था। बीच में जब इस रूट पे ये अपना मतलब शासन अधिकार जमा रहा था और यहां से एक पैसा इकट्ठा कर रहा था, उस समय इसने काफी समय तक हांसी को भी अपना कैपिटल बना के रखा था, है ना, और हिसार में ही अपनी कोठी बनाई थी, जिसे हम जहाज की कोठी भी कहते हैं। ओके है, चलो। जॉर्ज थॉमस जो है सिखों के खिलाफ था। इनका 36 का आंकड़ा था। पैरो फ्रांसीसी आता है सिखों की मदद करने अपने दोस्त बोगेन को लेके। पैरो फ्रांसीसी जो कुछ था बोगेन की बदौलत था, लेकिन बोगेन यहां जाके मिल जाता है तो ये लोग हार जाते हैं। 1798 वाला लड़ाई है। लेकिन दोबारा अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया है। कहानी 1, 2 और 3 इनकी रह गई है। बोगेन जो है दोबारा वापस सिखों के साथ जाके मिल जाता है, जॉर्ज थॉमस को भी धोखा देता है और 1801 में बेरी में जॉर्ज थॉमस की हार होती है और 1802 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु का कारण कोई लड़ाई नहीं थी बच्चे, है ना। जॉर्ज थॉमस हरियाणा में कब एंटर हुआ, क्या टिक करना है बेटे? 1798। ये ऑप्शन में नहीं मिला फिर 1797 कर देना। अगर ये ऑप्शन में ना मिले फिर ये सेकंड प्रायोरिटी 1790। दोनों नहीं मिलेंगे आपको, चिंता मत करना, दोनों ईयर आपको नहीं मिलेंगे। हांसी को कब कैपिटल बनाया था? हांसी को 97 में ही बनाया था बेटे, 97 अंत की बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब घुसा है ना तो सबसे पहला टारगेट वही एरिया था। अच्छा, अकबर के समकालीन कवि सूरदास, जिनकी रचना है सूरसागर, जन्म हुआ सिही गांव में, फरीदाबाद के सिही गांव में। गुरु वल्लभाचार्य और हरिदास जी थे। और बात करूं मैं हसन खान मेवाती की, तो मेवात में इनके परिवार ने 200 साल तक शासन करा है। मुस्लिम राजपूत थे। अलावला खां मेवाती के नाम से शायद इनके पिता का नाम था, ऐसे कुछ नाम था, अलावला खान ही है शायद। और बाबर से 2 ही व्यक्ति टकराए थे, सबसे पहले हसन खां मेवाती और दूसरे मोहन सिंह मंडार बाबर से टकराए थे हरियाणा में, है ना। हसन खां मेवाती के नाम पे मेवात में 2012 में मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है, हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। बेटे 1803 में मराठों ने गांव सूरजन अंजी की संधि के तहत अंग्रेजों को हरियाणा बेच दिया था और संपूर्ण हरियाणा में अधिकार करते करते अंग्रेजों को 6 से 7 साल लग गए थे। यानी करीब 1809 के आसपास अंग्रेजों का पूरे हरियाणा पे जाके शासन हुआ था। और बेटे ये कुछ विद्रोह हैं। छछरौली, रानिया नहीं लिखवाया, एक भाई कह रहा था ना, राहुल शायद, मैंने आपको बताया था रानिया और छछरौली दोनों ही सेम टाइम में हुए थे। लिख लो बेटे, रानिया का विद्रोह जो हुआ था ना, नहीं लिखवाया ना, रानिया विद्रोह।
1818 में हुआ था बेटे, ये 1818 में हुआ था, जोवित खां के नेतृत्व में। जोवित खां नेतृत्व कर रहे थे। ले बच्चे, अब ओके है, अब ओके है। जींद विद्रोह हुआ है 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में। छछरौली विद्रोह 18 में जोध सिंह के नेतृत्व में। 24 में बहुत बड़ा एक किसानों का विद्रोह हुआ राजा सूरजमल के नेतृत्व में। और बेटे रोहतक, गुरुग्राम और हिसार इसका केंद्र बने। 35 में 1835 में बनावली विद्रोह राजा गुलाब सिंह के नेतृत्व में। 43 में कैथल का विद्रोह हुआ बेटे गुलाब सिंह, राजा गुलाब सिंह और रानी साहिब कौर के नेतृत्व में। 45 में लाडवा का विद्रोह होता है राजा अजीत सिंह के नेतृत्व में। और 1818 में ही रानिया विद्रोह भी हुआ था जोवित खां के नेतृत्व में। बताओ समझ में आया है, ओके है यहां तक? चलो, तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, पर मेरी सलाह यही है, मेरी सलाह यही है कि आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने, बेस्ट वही होता है ना। चलो चलिए बच्चे, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो, मिलते हैं फिर से कल। थैंक यू।